High Court of India. So Article 214, there should be each High Court, each state should be have a High Court, and 215 High Court to be the court of record. It is a court of record, and 216 it has all the powers to the imprisoned person and the contempt. Chief Justice and the Judge of the High Court appointed by the President, and in case of appointment Chief Justice प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा किससे, गवर्नर से एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से. सो आर्टिकल 217 में है कंसल्टेशन, देयर विल बी ए कंसल्टेशन, ठीक है. एंड 216 में था चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. 216 में है इसका अपॉइंटमेंट. एंड नाउ ए पर्सन क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, अगर वो सिटीजन हो इंडिया का, फॉर एटलीस्ट वो 10 साल तक जुडिशल ऑफिस का काम कर चुका हो, एटलीस्ट 10 ईयर तक वो एडवोकेट रह चुका हो, ठीक है, और या फिर ओपिनियन में क्या हो, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो. 218 में है परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन प्लेड ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है. तो जो परमानेंट जज होता है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा पाएगा. आर्टिकल 222 में कहा गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन टू द अनदर, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि किसे ट्रांसफ़र करना है किसे नहीं करना है. 223 में अपॉइंटमेंट्स ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. सो 223 में क्या है, एक्टिंग का चीफ जस्टिस एंड एक्टिंग जजेस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ चीफ जस्टिस से कंसल्ट के बाद. नाउ 226 में है कि हाई कोर्ट हैव ए पावर टू इशू ऑर्डर और रिट टू एनी पर्सन, को आप ऑर्डर दे सकते हो, रिट भी होती है. यहाँ पे जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्टियोरिटी. 227 में है पावर ऑफ द सुप्रिटेंडेंट ओवर ऑल द कोर्ट्स, मतलब जितने भी कोर्ट्स हैं स्टेट के उस पर किसकी पावर होगी, हाई कोर्ट की. एंड कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम सच कोर्ट, मेक द जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब द रेगुलेशंस फॉर कोर्ट्स. एंड 230 में है एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी. 230 में जो है हाई कोर्ट फॉर यूटी दिया गया है. 227 में दिया गया है कि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ होगा, ठीक है. Now this is all about High Court. Now next one है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. तो डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट होता है 233 के अंतर्गत. डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है. और प्रैक्टिस कितने ईयर तक करते हैं, ये 7 ईयर्स तक करते हैं. रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स, हाई कोर्ट इसका क्या करता है, रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन देता है. अगला है यूनियन टेरिटरी, ठीक है. यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल है 239. इसमें है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे यहाँ पे कुछ, एंड एडमिनिस्ट्रेटर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विथ सच डेजिग्नेशन में स्पेसिफाई. तो इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर एज एडजॉइनिंग ड्यूटी. तो गवर्नर भी वहाँ पर अपॉइंट करता है, कौन, प्रेसिडेंट. अगला है पंचायती राज अधिनियम. हमें पता है कि पार्ट 9 है. आर्टिकल 243A के अंतर्गत दिया गया है कि एक ग्राम सभा होगी. पावर और फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, जो कि कौन डिराइव करता है, स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है. फिर है आर्टिकल 243B, इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत में विलेज लेवल पर, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है. और शैल बी कंस्टिट्यूटेड एवरी स्टेट में, ठीक है. नाउ कंपोजिशन क्या है, सी के अंतर्गत दी गई है. फिर है रिजर्वेशन, जो कि डी में दिया गया है. और रिजर्वेशन में है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट. 1/3 रिजर्वेशन फॉर द SC ST और वुमेन भी है. और 1/3 टोटल नंबर ऑफ रिजर्व वुमेन SC ST की होनी चाहिए. ऑफिस और चेयरपर्सन्स में भी 1/3 वुमेन SC ST की होंगी. 1/3 नंबर ऑफ चेयरपर्सन भी कौन होंगे, वुमेन के लिए रिजर्व कर दिए गए. अब है ई के अंदर आ जाएगा ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन कितना होता है, 5 ईयर का होता है इनका. और अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ डज नॉट कॉज डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत एट एनी लेवल, कभी भी इसका डिसोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज एफ, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप. इट इज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 21 ईयर, 21 साल की एज, और डिस्क्वालीफाइड बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेशन, या फिर ये लेजिस्लेशन और स्टेट से डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है. नाउ जी के अंदर इसकी पावर्स हैं. एफ में क्वालिफिकेशंस आ गई, जी में पावर्स आ जाएंगी.
पावर्स क्या है, प्लान प्रिपेयर करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, डिज़ोल्व करना स्टेट की लेजिस्लेशन, पंचायत वगैरह को, ये सारी स्टेट के पास पावर्स हैं। फिर है एच में पावर टू इम्पोज टैक्स ऑफ द फंड ऑफ पंचायत, ऑथोरिटी ऑफ ए पंचायत लेवी कलेक्ट अप्रोप्रिएट द टैक्सेस असाइन टू पंचायत द टैक्स ड्यूटी टोल एंड द फी लेविड द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड। इसमें क्या क्या आएगा, लेवी आएगा, कलेक्ट आएगा और अप्रोप्रिएट क्या आएगा, टैक्स ड्यूटीज़ एंड टोल एंड फीस। टैक्स ड्यूटी टोल एंड फीस आएगा जिसमें आप प्रोवाइड करोगे ग्रांट इन एड टू द पंचायत एंड प्रोवाइड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फंड क्रेडिटेड ऑल मनी रिसीव्ड बिहाफ ऑफ द पंचायत। नाउ नेक्स्ट वन इज द 243 आई में है स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड दिस इज रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द 5 ईयर के अंदर, ठीक है। सो दिस इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। और जे में इसका ऑडिट दिया गया है, ऑडिट ऑफ द पंचायत। एंड के में है इलेक्शन ऑफ द पंचायत, इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड दैट विल बी एवरी 5 ईयर। गवर्नेंस को डिटरमाइन करेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन ओनली बी रिमूव मैनर सिमिलर टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट। अगला है नगर पालिका वाला जो बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं नगर पालिका पार्ट 9 और ए, ठीक है। सबसे पहले क्यू में आएगा म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी, जो नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन। पंचायत, काउंसिल एंड कॉरपोरेशन 3 लेवल होते हैं, ठीक है। अब एक कंपोजिशन आर में दिया गया है, इसमें है सीट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होगा वो चेयरपर्सन्स का होता है। मेंबर रिप्रेजेंट स्टेट लेजिस्लेशन जिसमें पर्सन ऑफ द स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ म्यूनसिपैलिटी, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल्स भी होते हैं और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के भी होते हैं। हाउस ऑफ पीपल हो गया, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं और कौन होते हैं, जो स्पेशल नॉलेज होता है जिनको पंचायत का, ठीक है। 243 एस के अंदर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वार्ड कमेटी। वार्ड कमेटी में कोई टेरिटोरियल एरिया होगा जिसमें कि 3 लाख या मोर की पॉपुलेशन हो, 3 लाख और मोर की जो पॉपुलेशन होती है वहाँ पे क्या बनती है, वार्ड कमेटी। नाउ टी में है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है और 1/3 जो है SC ST की वुमेंस को, 1/3 जो है फिल्ड बाय इलेक्शन डायरेक्ट म्यूनसिपैलिटी शेल रिजर्व फॉर वुमेंस, ठीक है। इंक्लूड करता है SC ST को और ऑफिसर चेयरपर्सन में भी वुमेंस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नाउ है यू में है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होता है इसका 5 ईयर एंड नो अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ शेल बी अफेक्ट द कॉजिंग रिजोल्यूशन, मतलब जब तक 5 साल है तब तक कोई रिजोल्यूशन नहीं होगा। वी में होगा डिस्क्वालिफिकेशन। फिर डब्ल्यू में है इसके क्या क्या पावर्स हैं। पावर्स में क्या है कि लॉ बनाना, ठीक है, और फंक्शंस हैं सारे सेल्फ गवर्नमेंट करना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जैसे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़। एक्स के अंदर डब्ल्यू में पावर्स आ गई, एक्स में आ जाएगा इसका पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड दैट वाज द अथॉरिटी ऑफ द लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट द टैक्स ड्यूटी एंड फ़ी। यहाँ पे टैक्स भी आता है, ड्यूटीज़ भी आती हैं और फीस भी आती है, तीनों ही चीज़ें आती है। TDF बोलते हैं जिसको। असाइन टू द म्यूनसिपैलिटी एंड ग्रांट इन इट्स भी आएंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करता है। वाई में फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, वाई में फाइनेंस कमीशन आ जाएगा एंड जेड में ऑडिट एंड द अकाउंट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। अगला है पार्ट 10। अब जो पार्ट 10 है, ठीक है, ये पार्ट 10 में आर्टिकल 244 है जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव शेड्यूल ट्राइबल एरिया, जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उसके बारे में। द प्रोविज़न ऑफ 5th शेड्यूल इज़ द असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड द प्रोविज़न ऑफ द 6th शेड्यूल शैल बी अप्लाई टू द ट्राइबल एरिया ऑफ द असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड द मिजोरम। ना नेक्स्ट वन है यूटीज, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में 245 में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट क्या लॉ बनाते हैं वहाँ पर अप्लाई होगा। पार्लियामेंट मेक द लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। 246 में सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ पार्लियामेंट एंड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन, या पार्लियामेंट प्लस द स्टेट लेजिस्लेशन। So this is legislation of the any state has the exclusive power make the law for the state list। ये स्टेट लिस्ट के लिए लॉ बनाएंगे। पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट है पावर टू मेक द लॉ फॉर द कॉन्करेंट लिस्ट में भी बनाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ लिस्ट आ जाएगी। 247 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट्स, कुछ कोर्ट्स प्रोवाइड की गई है। और 248 में रेस्ट्रिक्टरी पावर है। क्या है? रेस्ट्रिक्टरी पावर। यहाँ पे कोर्ट्स है, यहाँ है रेस्ट्रिक्टरी पावर, जो कि किस में होगी? सेंटर में होगी। और कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में अगर कोई मतलब झगड़ा होता है तो उस केस में सेंट्रल लिस्ट का ही डिसीजन मान्य होगा। 249 में आएगा पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का मैटर हो तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगा। इफ़ इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन द नेशनल इंटरेस्ट फॉर पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द एन्यूमरेटेड लिस्ट एंड सच रेजोल्यूशन रिमेन फोर्स पीरियड ऑफ द 1 ईयर तक रहता है। ठीक है, तो अगर कोई भी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट होगा तो उसको नेशनल इंटरेस्ट का घोषित करना होगा। दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर एन्यूमरेटेड द स्टेट लिस्ट। 250 में पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। 250 में क्या है? इमरजेंसी का प्रोविज़न है। सो ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी केसेस इज़ द सेम एज ए 6 मंथ तक जैसे इसको प्रोक्लेमेशन करनी होती है। नाउ 253 इज़ अबाउट द लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। 253 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आ जाएंगे। पार्लियामेंट मेक करेगी लॉ अगर कोई इम्प्लीमेंट करनी हो ट्रिटी एग्रीमेंट या कन्वेंशन। 254 में अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है पार्लियामेंट के लॉज और स्टेट्स के लॉ के बीच में तो पार्लियामेंट का लॉ ही मान्य माना जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स 256 में है ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट ऑन द यूनियन। तो यूनियन के ऊपर क्या है? स्टेट का ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज कंप्लाइंस विद द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल होगा। एंड 257 में है कंट्रोल ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट्स पे कैसे कंट्रोल करना है। 256 में पार्लियामेंट्री पावर्स है, फिर 257 में ये कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी एक्सटेंड टू गिवन डायरेक्शन ऑफ द स्टेट, मतलब अगर कोई प्रेजुडाइज हो या कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेनेंस करना हो, कम्युनिकेशन करना हो या फिर कोई प्रोटेक्शन करना हो रेलवे स्टेशन वगैरह का, तो ये सब आते हैं 257 में। 258 में आता है कि स्टेट के पास कुछ पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंट्रस्ट फंक्शन ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू द मैटर विच इज़ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अब यहाँ प्रेसिडेंट रूल बनाएगा किसके लिए? स्टेट के लिए। क्यों बनाएगा? क्योंकि पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर्स टू द स्टेट, यूनियन के पास पावर होती है कि कुछ पावर्स वो स्टेट को कन्फर करे, तो दैट इज़ द प्रेसिडेंट विद कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। कंसेंट लेगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से, फिर वो कन्फर करेगा पावर। ठीक है, एंड 258 ए के अंदर आएगा पावर ऑफ द स्टेट टू फंक्शन द यूनियन। अब स्टेट की भी पावर्स हैं कि वो यूनियन में फंक्शन कर सकें, so that is the power A. And governor of the state with the consent of the government of India enters the function relation matter of the executive power of the state. 262 में adjudication dispute relating to the water, interstate water हो गया, interstate water. Parliament may by law provide the adjudication disputes of the use of water, distribution of water and control of water. ठीक है, 263 में है provision with respect to interstate council. सो दिस काउंसिल जो बनाई गई है प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर इस्टेब्लिश द इंटरस्टेट काउंसिल। कौन इस्टेब्लिश करता है? प्रेसिडेंट 263 पर। एंड द इंक्वायर करेगा, क्या एडवाइस दी गई है, इन्वेस्टिगेट करेगा और मेकिंग द रिकमेंडेशन। सो प्रेसिडेंट क्या करता है? इंटरस्टेट काउंसिल का निर्माण करता है। इंटरस्टेट वाटर काउंसिल 262 में थी और इंटरस्टेट काउंसिल किस में है? 263 में। अब है फाइनेंशियल रिलेशनशिप। 265 में दिया गया है नो टैक्स कैन बी लेविड कलेक्टेड एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ऑथोरिटी इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, कुछ भी हो, जैसे 266 में है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑल द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल द लोन्स भी आ जाएंगे इसमें और वेज एंड मीन्स भी आ जाएंगे। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में आएगा ऑल द रेवेन्यू, ऑल द लोन्स एंड ऑल द वेज एंड मीन्स। फिर ऑल द पब्लिक मनीज भी आएगी जो कि रिसीव्ड की गई हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नाउ 267 में आता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी फंड में क्या होता है? ये पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करती है। इट इज स्टेब्लिश टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग द ऑथोराइजेशन।
सो कॉन्टीजेंसी फंड इज डिस्पोज बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको क्या करता है, डिस्पोज करता है। फिर आएगा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, सिमिलर गवर्नर डिस्पोज करता है। 268 में ड्यूटीज लेवीज बाय द यूनियन बट कलेक्टेड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, इसमें स्टेट कलेक्ट करते हैं बट लेवी कौन करता है, सेंट्रल लेवी करता है। स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो इसी में आती है, ठीक है, और टॉयलेट पर जो ड्यूटी होती है। 268A में सर्विस टैक्स लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड स्टेट। 268A में आएगा सर्विस टैक्स, ड्यूटीज़ के बाद आएंगी सर्विस टैक्स। 269 में आएगा टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट, यहाँ पे स्टेट को असाइन कर दिए गए हैं बट लेवी कौन कर रहा था, सेंटर, ठीक है, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया और कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स होता है। 270 में जो भी नेट प्रोसीड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट टैक्स जो लेविड किए गए थे, ऑल द टैक्स एंड ड्यूटीज़ एक्सेप्ट द ड्यूटीज़ ऑन द 268 एंड 269 की इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है 270 में, ठीक है, जो कि स्टैम्प ड्यूटी थी और क्या था, सेल ड्यूटी थी। 271 में सरचार्ज होता है जो कि पर्पस ऑफ द यूनियन का होता है कि सरचार्ज लगा सकते हैं, पार्लियामेंट इंक्रीज भी कर सकती है टैक्सेस को। ऑल प्रोसीड ऑफ द सरचार्ज एडेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है ये भी। 273 में ग्रांट्स होते हैं जो कि जूट प्रोडक्ट्स के लिए। 275 में होता है ग्रांट इन एड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है इसको। 276 में आता है ट्रेड्स एंड द कॉलिंग, 276 में ट्रेड एंड कॉलिंग। एंड 285 में है एग्जेम्पशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट टैक्सेशन। 286 में इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स एंड द परचेज ऑफ द गुड्स, 286 में क्या आएगा, इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स एंड द गुड्स। एंड 287 में है एग्जेम्पशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। 286 में है रेस्ट्रिक्शन इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ द गुड्स, सेल्स एंड परचेज ऑफ द गुड्स। एंड 287 में एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 289 में है प्रॉपर्टी इनकम ऑफ द यूनियन टैक्सेशन, 289 में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टैक्सेशन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑथोराइजेशन ऑफ द टैक्सेस। अब आते हैं हम फाइनेंस कमीशन की ओर। आर्टिकल 280 में एवरी 5 ईयर के अंदर प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन का निर्माण करता है जिसमें एक चेयरमैन होता है प्लस 4 मेंबर होते हैं। ये 4 मेंबर एक करते क्या, ये नेट प्रोसीड को कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग ग्रांट इन एड जितना भी है, ठीक है, ये ग्रांट इन एड को भी गवर्न करते हैं। और मेजर नीडेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट, जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को मनी देनी हो उसके रिगार्डिंग। एनी अदर मैटर अगर कोई प्रेसिडेंट ने दिया हो, ये सारे काम हो गए। फिर इसका रिकमेंडेशन होता है 281 में, और प्रेसिडेंट शेल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन लेट बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट इसको रखता है। और प्रेसिडेंट ले द रिकमेंडेशन टुगेदर विद द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ द टेकन देयर इन, ठीक है। अब है 292, तो 292 में हमें बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर टू बोरो, मतलब यूनियन बोरो कर सकती है किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। और लिमिट ऑफ द गारंटी फिक्स बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसकी लिमिट फिक्स करता है, ठीक है। 293 में बोरोइंग ऑफ द स्टेट है, 292 में तो सेंटर बोरो कर रही है और 293 में स्टेट बोरो कर रहा है, और ये कौन, स्टेट लेजिस्लेशन का कानून लगता है यहाँ पर। अब है ट्रेड और कॉमर्स के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आर्टिकल 200 301 है, ये ट्रेड और कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये कि फ्री होगा इंडिया में। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इम्पोज द रेस्ट्रिक्शन कौन डालेगा, पार्लियामेंट डालेगा। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट के अंतर्गत पार्लियामेंट लेजिस्लेशन में पावर नहीं डालता, लेजिस्लेशन डालेगा। 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है सारा काम 303 में। और पार्लियामेंट में मेक द लॉ केस ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ द गुड्स, ठीक है। और 304 में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना हो तो लेजिस्लेशन को, स्टेट का लेजिस्लेशन इम्पोज होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सेंटर का इम्पोज होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर इम्पोज होगी। अब अगला हम करेंगे कल। चलो थोड़ा सा और है, कर ही लेते हैं। अब हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
सो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारी ये 343 में दिया गया है, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन हिंदी और देवनागरी, ठीक है। और फॉर्म ऑफ न्यूमेरल ऑफिशियल पर्पस इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स में दिया गया है। फिर 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट की दी गई है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि लैंग्वेज ऑफ द स्टेट में बी अडॉप्ट बाय द वन और मोर लैंग्वेजेस ऑफ द हिंदी एंड until the legislation of the state provides the law English language shall be the use as a official language। जब तक कि कोई लेजिस्लेशन पारित ना हो हिंदी के लिए तब तक इंग्लिश ही क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में कहा गया है। फिर 347 में स्पेशल प्रोविज़न ऑफ द स्पोकन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में है। लैंग्वेज यूज सुप्रीम कोर्ट में जो भी लैंग्वेज होगी ऑल प्रोसीडिंग किस में होगी, इंग्लिश में होंगी, 348 में कहा गया है। और पार्लियामेंट में जो लॉ बनते हैं जैसे ऑल प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल बी इन द इंग्लिश, नॉट इन हिंदी, इट इज़ इन इंग्लिश। एंड ऑल बिल ऑफ द इंट्रोड्यूस टू द अमेंडमेंट, ऑल एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस और ऑल ऑर्डर्स जो भी हैं ये सब इंग्लिश में आएंगे। गवर्नर विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट में ऑथराइज द यूज़ ऑफ हिंदी, मतलब गवर्नर कंसल्ट कर सकता है किससे, प्रेसिडेंट से, कि क्या हिंदी को यूज़ में लिया जाए। लैंग्वेज इन द हाई कोर्ट हैविंग इट्स प्रिंसिपल सीट दैट इज़ इन द स्टेट। तो हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज के लिए वो केवल आस्क करेगा, आफ्टर देन कंसेंट मिलने के बाद वो यूज़ में लेगा।